नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कश्मीर की फेमस टूरिस्ट प्लेस पहलगाम घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि पहलगाम में फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको पहलगाम के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर जो कि पहलगाम टूर के दौरान आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, और उन सभी प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ पहलगाम घूम रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि कैसे आप अपना कश्मीर टूर प्लान बना सकते हैं। कश्मीर की जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर और पहलगाम, ये सारी प्लेसेस कैसे घूम सकते हैं, ये सारी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं पहलगाम। हमारे पहलगाम टूर की शुरुआत होती है श्रीनगर से। अभी हम निकलेंगे श्रीनगर से पहलगाम के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 90 किलोमीटर्स का। लेकिन निकलने से पहले मैं आपको हमारे होटल रूम में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी ये जो बेड आप हमारा देख रहे हैं, इसके नीचे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स लगाए गए हैं जिससे कि बिजली की सहायता से इस बिस्तर को गर्म किया जा सकता है। आप ये जो बेड्स देख रहे हैं, इसके नीचे एक तरह का ऐसा ब्लैंकेट लगा है जिसको हीटिंग ब्लैंकेट बोलते हैं, ताकि जो आपका बेड है वो भी गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जैसे कि अभी आप मुझे भी देख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सर्द वाला एरिया होता है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे हीटर की सुविधा भी दी गई है जो कि आपके रूम को एक अच्छा हीटिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। अब होटल रूम से चेकआउट करने के बाद हम निकल पड़े हैं पहलगाम के लिए। ये रास्ता भले ही 90 किलोमीटर्स का है, लेकिन इस पूरे रास्ते में हमें कई सारे व्यू पॉइंट्स नज़र आते हैं। पहलगाम में प्रवेश करने से पहले एक टोल प्लाजा आता है जहां पर हमारे व्हीकल की स्लिप कटती है और उसके बाद हमें पहलगाम में प्रवेश मिलता है। टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर अमरनाथ यात्रियों के लिए चेक पोस्ट बना हुआ है। जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है तो यात्रीगण सबसे पहले यहीं पर आते हैं। जब हम पहलगाम में सवेरे सवेरे आते हैं तो हमें कई सारे घोड़े और खच्चर एक साथ नज़र आते हैं जो कि पहलगाम टूरिज्म का एक अहम हिस्सा हैं। अब हमने पहलगाम में प्रवेश कर लिया है, और प्रवेश करने के साथ ही यहाँ पर हमें एक रिवर नज़र आई है जिसका नाम है लिदर रिवर। कई लोग इसे लेदर रिवर भी बोल देते हैं, लेकिन ये है लिदर रिवर, और इसका नज़ारा बेहद खूबसूरत है। ये पहलगाम से बहती हुई जाती है ये नदी, और एक्चुअल में इसकी इम्पोर्टेंस की बात ये है कि इसमें जो पानी आ रहा है वो शेषनाग झील से आता है। शेषनाग झील वो झील है जो कि अमरनाथ यात्रा के दौरान बीच में पड़ती है, और एक पवित्र झील उसे माना जाता है, वहाँ से ये पानी आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हमें इस लिदर रिवर के किनारे पर देखने मिली है कि लिदर रिवर में जो ये पानी बह रहा है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम है कि पानी जमने लगा है। जहाँ से पानी फ़्लो हो रहा है वो तो फ़्लो हो पा रहा है, लेकिन साइड में अगर पानी जमा हो गया है तो वो कुछ इस तरह से जम चुका है, मतलब ये बर्फ़ बन चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह की ये पानी है जो कि इस तरह से चिप्स की तरह जम चुका है। मतलब अगर मैं ये उठा के भी देखूँगा तो ये पानी जम चुका है। इतना ज़्यादा कोल्ड एरिया है, क्योंकि अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये भी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान वाली जगह है। और ये पानी अगर आप यहाँ पे 2 मिनट भी, अगर 2 मिनट क्या, कुछ ही क्षण आप पानी के अंदर डालेंगे अपने हाथ, तो हाथ जमने लगेंगे, इतना ठंडा है। और साइड में स्नो वगैरह भी नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं अभी कुछ ही टाइम पहले स्नोफॉल हुई थी तो वो जम गई है। और साथ ही मैं आपको इस जगह से वैली व्यू भी दिखाना चाहूँगा कि बहुत खूबसूरत सा वैली व्यू नज़र आता है। अभी पहलगाम में जस्ट हमने एंट्री किया है, जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो आगे की साइड है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आगे चल के मैं क्लियर करूँगा कि यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ ले जाना अलाउड नहीं होता, यूनियन की गाड़ियाँ चलती है, उसके बारे में बताऊँगा आगे। लेकिन यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा व्यू है, और ये पत्थर वगैरह यहाँ पर फैले हुए हैं, मतलब एक बहुत अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है। थोड़ा सा इस जगह का मैं हल्का सा आपको पूरा नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे तो वैलीज़ ही वैलीज़ नज़र आएंगी, और ये जगह रोड साइड पर है। ये जो नदी बहती है
ये जस्ट रोड के किनारे पर, मतलब रोड पे हम चलते रहेंगे तो साथ साथ ये नदी भी चलती रहती है। तो काफ़ी अच्छा पिक्चर पॉइंट है, यहाँ पर आप पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। पहलगाम में कुछ इस तरह से खरगोश और कबूतर के साथ भी आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। इनका चार्ज लगता है 50 to 100 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने फ़ोटोज़ हैं करवा रहे हैं, कितने लोग हैं, तो इसका रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इस तरह से अगर आप चाहें तो कबूतर और खरगोश को हाथ में लेकर फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। पहलगाम के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि पहलगाम में जो आपका व्हीकल है जिससे आप पहलगाम तक पहुँचे हैं या फिर आप कश्मीर में घूम रहे हैं, वो व्हीकल आप पहलगाम में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको यूनियन की गाड़ी अलग से बुक करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर रेट लिस्ट भी लगाई हुई है, यूनियन की रेट है अलग अलग गाड़ी के अनुसार। जैसे कि अगर आप इनोवा बुक करते हैं, टवेरा बुक करते हैं या सूमो गाड़ी यूज़ करते हैं, इटोज़ यूज़ करते हैं, सबकी अलग अलग रेट लिखी हुई है। और साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्लेसेस आप घूमते हैं, मतलब जैसे कि आरू वैली, चंदनवाड़ी और बेताब वैली, अगर आप ये घूमते हैं तो उसके हिसाब से हर गाड़ी की रेट लिखी हुई है। तो इस हिसाब से आप गाड़ी बुक करके यहाँ पर घूम सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी आप यूज़ नहीं कर सकते। सर से मैं जानना चाहूँगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपनी गाड़ी यूज़ करना हर जगह तो अलाउड है, यहाँ पर ऐसा क्या है? यहाँ पे ऐसा ना कि यहाँ के लोगों के लिए भी यही रोज़गार है। अगर बाहर की गाड़ियाँ यहाँ आएंगी, वही साइट सीन कराएंगी, तो यहाँ के लोग क्या खाएंगे फिर? उनके लिए ये रोज़गार बनाया है कि भाई उस गांव में जितनी भी गाड़ी आएंगी तो यही घुमाएंगे। पहलगाम यूनियन से हमने एक इको गाड़ी बुक करी है पहलगाम को घूमने के लिए, और सबसे पहले हम चल रहे हैं आरू वैली को देखने, और इसके बाद भी कई सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो फाइनली 12 किलोमीटर का खूबसूरत रास्ता एंजॉय करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं आरू वैली, जो कि कुछ इस तरह की नज़र आती है। अभी मैं आपको इस तरह का पोर्शन दिखा रहा हूं, लेकिन इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा वैली व्यू एक्चुअल में नज़र आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स, यानी कि बर्फ़ से ढके हुए पूरे पहाड़, और जो ये पेड़ इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं ये सभी पाइन ट्रीज़ हैं, और पूरा का पूरा जंगल हमारे साथ नज़र आ रहा है। कुल मिला के हम एक वैली के बीच में आ चुके हैं, एक ऐसी घाटी के बीच में जो कि पूरी तरह बर्फ़ से ढकी हुई है। और यहीं पास में एक हट बना हुआ है, घर बना हुआ है, जहाँ पर दिलीप कुमार की कर्मा मूवी की शूटिंग हुई थी। अभी तो इसको होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन पुराने टाइम पर ये एक शूटिंग लोकेशन थी और वो मूवी काफ़ी फेमस हुई उस टाइम पे। और यहाँ आप देखेंगे तो मैं अभी स्नो में चल के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर दो तरह की स्नो आपको मिलेगी, एक तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड वाली जिसपे कि अगर आप चलेंगे तो फिसलता है पैर, और दूसरी इस तरह की बहुत सॉफ्ट स्नो जिसके अंदर आपका पैर बहुत इजीली अंदर चला जाता है। ये जो स्नो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और जब आप इसको हाथ से भी उठाएंगे तो मतलब एक तरह से रुई की तरह होती है, बहुत सी सॉफ्ट सी। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो स्नो से खेल भी सकते हैं यहाँ पर, और अगर बच्चे आपके साथ हैं तो स्नोमैन वगैरह बना सकते हैं और बर्फ़ में इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। आरू वैली में आप कुछ इस तरह से कश्मीरी ड्रेसेस ट्राई करके फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी एक अलग ही मेमोरी क्रिएट कर पाएंगे। आरू वैली में इस मेन पॉइंट के अलावा भी और भी काफ़ी सारे स्थान हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अक्सर लोग ग्रीन हट तक आकर रह जाते हैं और इन जगहों के बारे में नहीं जान पाते, लेकिन इन जगहों पर भी आप जा सकते हैं। इन जगहों पर जाने के लिए घोड़ा आपको ज़रूरत होती है, मतलब घोड़े से लेकर जाते हैं ऊपर की साइड में। और ये कौन कौन से स्थान हैं, जैसे रिवर पॉइंट जा सकते हैं, एक केव में देखने जा सकते हैं, गुफा है,
और आरू वैली आप देखने जा सकते हैं। वैसे तो ये आरू वैली है, लेकिन एक्चुअल में जो आरू वैली है वो थोड़ा सा पीछे की साइड है, जहाँ पर घोड़े से ले जाया जाता है, जहाँ पर बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग भी हुई है। एक सीन वहाँ पे शूट किया गया है, जो मुन्नी का घर बताया गया था वो यहीं पर शूट किया गया था। और जैसे ग्रीन टॉप है, लेडर वैली है, ये सारी जगह जा सकते हैं। और इसके जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप इन सभी स्थानों पर जाते हैं तो इसके चार्ज काफ़ी कम हो जाते हैं और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं इन रेट के हिसाब से। तो ये सारे प्लेसेस यहाँ पर हैं जिन्हें आप यहाँ आरू वैली के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आरू वैली में ही एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, जहां अगर आप चाहें तो अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है लव आरू वैली, यहाँ शायद मे बी आई लव आरू वैली लिखा होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और साथ ही यहाँ से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय भी कर सकते हैं। आरू वैली का जो नाम है वो आरू विलेज से लिया गया है। अभी मैं जिस स्पॉट पर खड़ा हूँ ये आरू विलेज है, यहाँ पर मतलब गांव है ये, यहाँ पर लोग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे किराने की शॉप्स है, जो जनरल शॉप्स होती है जनरल आइटम्स की, वो आपको दिखाई देगी। जो लोग होते हैं कुछ पशुपालन यहाँ पर करते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। कुल मिला के जब आप आरू वैली आते हैं तो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको तो आपको कवर करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप जो आरू विलेज है उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो कश्मीर का ट्रेडिशनल कल्चर है उसे यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। पहलगाम में एक और स्थान हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसका नाम है मिनी ज़ू, जिसके सामने अभी हम खड़े हैं। ये आरू वैली से 11 किलोमीटर दूर पड़ता है, यानी कि जब आप आरू वैली के लिए जाते हैं तो बीच में ही ये पड़ता है। और इसका जो चार्ज लगता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक एडल्ट का 20 रुपीज़ लगता है और चाइल्ड का 10 रुपये लगता है अगर आप अंदर देखना चाहते हैं। और ज़ू थोड़ा ऊपर की तरफ है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से व्यू दिखाना चाहूँगा इसका। ये जो ज़ू है यहाँ पीछे की तरफ है, मतलब थोड़ा चढ़ के ऊपर की ओर जाना पड़ता है। वहाँ पर एनक्लोजर्स जो पिंजरे वगैरह है वो बने हुए हैं। यहाँ पर आप ब्लैक बियर देख सकते हैं, कई सारे हिरन देख सकते हैं, लेपर्ड आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये मिनी ज़ू काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप चाहें तो पहलगाम में इसे ज़रूर एक्सप्लोर करें। अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए अब हम चल रहे हैं बेताब वैली के लिए, जिसका डिस्टेंस आरू वैली से लगभग 18 से 20 किलोमीटर का है। अब हम पहुंच चुके हैं बेताब वैली, जिसका पुराना नाम था होगन वैली। लेकिन जब यहाँ एक मूवी की शूटिंग हुई जिसका नाम था बेताब, 1983 के अंदर ये शूटिंग हुई थी, तो उस शूटिंग के बाद इस वैली का नाम बेताब वैली रख दिया गया। ये अंदर से देखने के लिए बहुत खूबसूरत स्थान है, एक तरह का गार्डन हम इसको बोल सकते हैं, बड़ा सा गार्डन जिसमें आपको काफ़ी सारी स्नो नज़र आएगी। और अगर आप समर्स के टाइम पर यहाँ आते हैं तो दूर दूर तक ग्रीनरी आपको नज़र आएगी। काफ़ी अच्छा स्पॉट है ये। लेकिन यहाँ पर एंट्री करने का जो शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का लगता है। और अगर आपके साथ 6 से 12 साल के बच्चे हैं तो उनका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। बेताब वैली में अंदर की साइड काफ़ी स्नो है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस तरह के जूते ले सकते हैं, स्नो बूट्स, जिनका चार्ज लगता है 50 to 100 रुपीज़ का। और अंदर की साइड काफ़ी सारे इस तरह के पेड़ हैं जिनके बीच में आप घूम करके काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेताब वैली से लिदर रिवर का बेहद खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर लिदर रिवर थोड़ी चौड़ी है। तो चौड़ी जब होगी तो आप यहाँ पर बैठकर कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट ये हो जाता है। बेताब वैली से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए, जिसका डिस्टेंस बेताब वैली से लगभग 10 किलोमीटर्स का है। और इस रास्ते पर चलते हुए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो आप घर देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा गांव है इस एरिया का, जिसे लास्ट विलेज कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे कोई गांव नहीं है। और चंदनवाड़ी आखिरी स्थान है जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं। उसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती बिकॉज़ रोड नहीं है, क्योंकि वहाँ से आगे हिमालय की जो प्रॉपर रेंज है उसकी शुरुआत हो जाती है। वैसे
तो अभी हम चली हिमालय पर्वत के बीच में रहे हैं, लेकिन उसके आगे रास्ते भी नहीं हैं, यानी कि कुल मिला के पहाड़ का जो एक्चुअल एरिया है उसकी शुरुआत वहाँ से हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी, लेकिन चंदनवाड़ी का जो मेन पॉइंट है वो इस पार्किंग स्पॉट से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, यानी कि हमें थोड़ा सा पैदल चलते हुए आगे की ओर जाना होता है। ज़्यादा नहीं है, लगभग 300-400 मीटर दूर हमें जाना होता है आगे की ओर, और वहाँ पे मेन पॉइंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा। वहाँ तो हम चलेंगे, लेकिन इस नज़ारे को देखिए, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। और वो ब्रिज के नीचे से जो पानी का फ्लो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, और साथ ही देखेंगे तो पूरा वैली का व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र आता है। चंदनवाड़ी के मेन पॉइंट तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते को हम पार करते हैं, उस रास्ते में कई सारे हट्स आपको नज़र आएंगे। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये घर हो, लेकिन एक्चुअल में ये दुकानें हैं। कई दुकानें तो ढाबे हैं, कुछ मेडिकल की दुकानें हैं, मतलब यहाँ कई प्रकार की दुकानें हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। तो उसके रिगार्डिंग जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो कई सारी दुकानें यहाँ पर लगती हैं, तो सामान वगैरह चीज़ें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। चंदनवाड़ी में कुछ इस तरह की स्लेज गाड़ियाँ भी चलती हैं, जिनका भी इंजॉयमेंट आप ले सकते हैं। इनके चार्जेस वेरी करते हैं, कुछ लोग 500 बोलेंगे, कुछ 1000 बोलेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके अपने प्राइजेस फिक्स कर सकते हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी के मुख्य पॉइंट पर, जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पर आप एक बोर्ड देख सकते हैं जिस पे नीचे ही नीचे लिखा हुआ है होली केव, जो कि 32 किलोमीटर यहाँ से रह जाती है। यानी कि जो अमरनाथ की पवित्र गुफा है वो यहाँ से 32 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। एक तरह से ये बेस कैंप है अमरनाथ गुफा के लिए, मतलब जो लोग अमरनाथ यात्रा करते हैं वो इसी रास्ते से होकर चढ़ाई करते हैं और जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। और जो पवित्र शेषनाग झील है वो यहाँ से 12 किलोमीटर रह जाती है, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। और सारे डिस्टेंस जो भी स्थान बीच में पड़ते हैं उन सभी जगहों का डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से थोड़ा सा ये फेंसिंग के साथ भी दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि जो लोग टूरिस्ट होते हैं, जो अमरनाथ यात्रा नहीं जा रहे हैं, उनके लिए यहीं तक मार्ग समाप्त हो जाता है। जैसे कि फेंसिंग भी लगा रखी है, और ये एक पोस्टर था जो कि अभी फट चुका है फ़िलहाल तो, लेकिन इस पर बाबा अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो यहाँ पे था, लेकिन अभी ये बोर्ड तो फट चुका है। लेकिन ये जो रास्ता है जो आप देख रहे हैं, पतला वाला रास्ता, ये जाता है अमरनाथ यात्रा के लिए। वैसे ये जो जगह है ये बेहद खूबसूरत है। आप यहाँ से देख पाएंगे दूर दूर तक आपको स्नो ही स्नो नज़र आएगी, बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। और यहाँ ये पानी बहता हुआ भी नज़र आएगा, जो कि बर्फ़ पिघल पिघल के आ रहा है। और यही पानी आगे जाता है लिदर रिवर में। और थोड़ा सा इसके पास आते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा झरना भी बना हुआ है, वो भी देखते हैं। तब मैं वाटरफॉल के करीब आ चुका हूँ। यहाँ पर फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और वाटर फ्लो जो है स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, मतलब सीढ़ीदार सीढ़ी करके नीचे आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वाटरफॉल की कि आप देखेंगे तो यहाँ पर वाटरफॉल ख़त्म होता आपको नज़र आएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये बर्फ़ के नीचे से बहता हुआ जा रहा है। थोड़ा सा पास से मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। आप ये देखिए कि ये जो वाटरफॉल है ये बर्फ़ के नीचे से होते हुए आगे निकल रहा है, यानी कि जो आगे स्ट्रीम सा दिख रही है पानी की, वो बर्फ़ के नीचे होते होते आगे की ओर बढ़ रही है। चंदनवाड़ी के मुख्य पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं आया हूँ, और ये है पहली सीढ़ी अमरनाथ यात्रा की।
यहाँ से आगे बढ़ते हुए यात्री जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए 2 स्थान है जहाँ से जाया जाता है। एक तो चंदनवाड़ी, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये पहलगाम से रास्ता जाता है कुल मिला के, और यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है अमरनाथ गुफा। और दूसरा स्थान है सोनमर्ग, जहाँ से जाया जाता है अमरनाथ यात्रा के लिए। सोनमर्ग में एक स्थान है जिसका नाम है बालटाल, वहाँ से यात्रा सिर्फ 14 किलोमीटर रह जाती है, 14 किलोमीटर यात्रा रह जाती है। वो वाली जो जगह है वो थोड़ी खड़ी चढ़ाई वाली है, ये वाला थोड़ा मतलब कम चढ़ाई वाला रास्ता है लेकिन 32 किलोमीटर का है, और वो वाला रास्ता शॉर्ट है लेकिन बहुत खड़ी चढ़ाई वाला है। तो आप अमरनाथ यात्रा अगर कभी प्लान करते हैं तो दोनों में से किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। चंदनवाड़ी में अगर आप हैवी स्नो में जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह के स्नो बूट्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर हम हैवी स्नो में जाते हैं तो हमारे पैर बर्फ़ में एक तरह से धंसने लगते हैं, अंदर की ओर जाने लगते हैं। तो ऐसे बूट्स हमें उस टाइम पे सपोर्ट करते हैं। ये आप यहाँ पर किराए पर ले सकते हैं, 100 से 150 रुपये का किराया होता है, जिनको पहनकर आप हैवी स्नो में ईजिली जा सकते हैं। चंदनवाड़ी में ही कुछ इस तरह की शॉप्स भी बनी हुई हैं जहाँ अगर आप चाहें तो कुछ फूड आइटम्स भी ट्राई कर सकते हैं। चंदनवाड़ी में कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं जिन्हें अगर आप चाहें तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। पहलगाम में एक बहुत ही पवित्र स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है ममलेश्वर महादेव मंदिर। एक्चुअल में ये मंदिर आप देखेंगे बाहर से तो छोटा ही नज़र आएगा, लेकिन ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत पुराना मंदिर है, और इस मंदिर से जुड़ा जो इतिहास है वो आपको जानने में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये मंदिर वो स्थान है जहाँ पर गणेश जी को जो हाथी का सिर है वो लगाया गया था। यहाँ पर माता पार्वती ने गणेश जी का निर्माण किया था चंदन से, और जब उनको द्वारपाल के रूप में खड़ा किया था तो यहीं पर शिव जी आए थे और उन्होंने गणेश जी का सिर अलग कर दिया था, और उसके बाद गणेश जी को जो हाथी का सिर है वो इसी स्थान पर लगाया गया था। और वो स्थान कौन सा है मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर कुछ कुंड बने हुए हैं, और ये जो कुंड है ये वाला, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था। और ये मतलब प्राकृतिक कुंड है, यहाँ से पानी इसमें गिरता है, और यहाँ पर भी प्राकृतिक कुंड है। जो बर्फ़ पिघलती है या फिर बारिश होती है तो ये प्राकृतिक रूप से ये कुंड भर जाते हैं। और साथ ही ये जो कुंड है यहाँ पर वो थोड़ा और ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसमें पानी नीचे की ओर से निकलता है। मतलब इसमें कोई पानी भरने नहीं आता, ये पानी नीचे की ओर से अपने आप ही निकलता रहता है, और ये कुंड हमेशा इसी तरह से भरा रहता है। और अब मैं चलूँगा मंदिर के अंदर और आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, और भगवान के दर्शन हम करते हैं यहाँ से। यहाँ शूज़ हमें खोलने होंगे और फिर आते हैं मंदिर के अंदर। तो अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 2 मुंह का नंदी है। आप देख सकते हैं पूरे भारत में 2 मुंह का नंदी कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर 2 मुंह का नंदी है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान के बारे में एक और ख़ास बात ये है कि भगवान शिव की जो अमरनाथ वाली यात्रा है उसका पहला स्पॉट भी इसे कहा जाता है, बिकॉज भगवान शिव ने नंदी बैल को यहाँ पर छोड़ा था। चंदनवाड़ी में चांद को छोड़ा था और शेषनाग झील में शेषनाग को छोड़ा था, एक तरह से रक्षा के रूप में। तो नंदी की जो प्रतिमा है यहाँ पर वो बहुत यूनिक है, क्योंकि 2 सिर वाले नंदी पूरे भारतवर्ष में कहीं और नज़र नहीं आते। पहलगाम का अर्थ होता है चरवाहों का गांव,
और ममलेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर से आप देखेंगे तो पहलगाम का आपको पूरा का पूरा नज़ारा नज़र आएगा। नीचे क्या और आप देखेंगे तो पूरा शहर, पूरा ये जो गांव है, पूरा जो टाउन है वो एक साथ नज़र आता है। ये जो गांव है इसका नाम पहलगाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पहले चरवाहे रहा करते थे। ये है पहलगाम का लोकल मार्केट, जहाँ अगर आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे ढाबे टाइप के हैं जहाँ पर आप कुछ फूड भी ट्राई कर सकते हैं। पहलगाम में एक और पवित्र स्थान है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है गौरी शंकर टेम्पल, जो कि अभी आपको हमारे जस्ट पीछे ही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो दर्शन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के। और ये जो प्रांगण है काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पर है, तो यहाँ से अच्छे पिक्चर्स भी आप क्लिक कर सकते हैं। पहलगाम में एक और वैली आप देख सकते हैं जिसका नाम है बाइसरन वैली, जो कि इस पॉइंट से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक फेमस स्थान है जिसे बोला जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड। एक्चुअल में वहाँ पे एक खाली सा मैदान है, मतलब खाली मैदान, और उसके चारों तरफ आपको माउंटेन्स और जो पेड़ वगैरह है वो नज़र आते हैं, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड वाला व्यू देता है। और भी कुछ झरना वगैरह और कुछ मूवी के पॉइंट्स हैं जहाँ पे मूवी की शूटिंग्स हुई हैं, वो आप जा सकते हैं बाइसरन वैली के लिए। कुछ इस तरह से हॉर्सेस पे बैठ करके वहाँ जाया जाता है, घुड़सवारी करते हुए आप जा सकते हैं बाइसरन वैली के लिए। पहलगाम में एक अम्यूज़मेंट पार्क भी बना हुआ है जहाँ पर भी आप आ सकते हैं। ये एंट्री गेट है अम्यूज़मेंट पार्क का। अम्यूज़मेंट पार्क में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अम्यूज़मेंट पार्क अंदर से दिखता कैसा है। अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर आने पर आपको कई सारे झूले नज़र आएंगे, जैसे कि ये एक झूला बना हुआ है, मतलब एक तरह की राइड्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। और सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ और भी कई सारे झूले हैं जिनका मज़ा आप यहाँ ले सकते हैं। पर अभी यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल हो चुकी है और इसकी वजह से यहाँ बर्फ़ भी ज़्यादा जम गई, और साथ में जैसे अभी ब्रिज भी आप देख रहे हैं तो ये ब्रिज भी बीच में से टूट चुका है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। और जैसे आप वहाँ देख सकते हैं वो एक झूला है, और भी कई सारे झूले हैं जिनका आनंद यहाँ ले सकते हैं। लेकिन अभी ड्यू टू हैवी स्नोफॉल ये सारी एक्टिविटीज़ फ़िलहाल के लिए बंद हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर समर्स के टाइम पर आते हैं तो ये एक्टिविटीज़ में भी चालू हो सकती हैं और आप अम्यूज़मेंट पार्क का मज़ा भी यहाँ ले सकते हैं। अभी हम कश्मीर पहली बार आए हैं, ये मेरा भी फ्रेशली पहला एक्सपीरियंस है कश्मीर के लिए, और साथ ही मम्मी का भी पहला एक्सपीरियंस है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं पहली बार कश्मीर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने अब तक किताबों में बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि कश्मीर में स्वर्ग है, यानी कश्मीर में जन्नत है। कहा जाता है कि स्वर्ग यदि है धरती पर तो यही है, यही है, यही है। वास्तव में यहाँ पर आने के बाद ये बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ की जो प्राकृतिक वादियाँ हैं, प्राकृतिक जो पहाड़ हैं, बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के झरने हैं, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और वास्तव में जब हम यहाँ पर आते हैं ना तो स्वर्ग का अनुभव होता है। और ये अंत में मैं एक शब्द जरूर कहना चाहूँगी कि यदि व्यक्ति ने कभी इस धरती पर जन्म लिया है, यानी प्रकृति ने हमको जन्म दिया है ना, तो इस जन्नत वाली जगह पर ज़रूर दर्शन करना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए इस जगह को, क्योंकि स्वर्ग यही है, यही है, यही है। पहलगाम में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको देना चाहूँगा। ये हमारा रूम है इस होटल का, और ये अंदर से देखने में आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है और पूरी तरह वेल मेंटेन्ड है, मतलब साफ़ सफाई का पूरी तरह ख्याल रखा गया है इसमें। और साथ ही यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देखिए, जो पहाड़ हैं वो नज़र आते हैं, और साथ ही पहाड़ के साथ जो बर्फ़ जमी हुई है वो नज़र आती है। नीचे की साइड लोकल मार्केट है, और साथ ही इसका जो टॉयलेट एरिया है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। और टीवी एक काफ़ी बड़ी साइज़ का यहाँ लगाया हुआ है। नीचे एक फ्रिज दिया गया है अगर आप कुछ रखना चाहते हैं नीचे की साइड। और जो टॉयलेट एरिया है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ तक कि ये लिखा हुआ है सैनिटाइज्ड फॉर योर प्रोटेक्शन, मतलब प्रॉपर्ली साफ़ सफाई का इस होटल में ख्याल रखा गया है।
तो पहलगाम के इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप पहलगाम या कश्मीर घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी स्वयं प्लान करें और इस सारे जगह पर खुद ही घूमें और सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम नए होते हैं, हमें जानकारी प्रॉपर ना होने की वजह से हम प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है वो है ट्रैवल पैकेज लेने का। जैसे कि हमने भी एक ट्रैवल पैकेज लिया है जिसके थ्रू हमने पहलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सारे प्लेसेस कवर किए और ये पैकेज हमारा 5 नाइट 6 डेज़ का था जो कि हमने प्रिया ट्रैवल्स के साथ बुक किया था। अगर आप भी चाहें तो अपने हमारी तरह अपना ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं कश्मीर के लिए और इन सभी प्लेसेस को आराम से देख सकते हैं। ट्रैवल पैकेज लेने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा यही होता है कि आपको अपने अरेंजमेंट कुछ भी नहीं करने पड़ते, सारे अरेंजमेंट ट्रैवल एजेंसी करती है और आप फ्री माइंडली अपना जो टूर है उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी। ये पैकेज हमें पड़ा था 15,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से और इस पैकेज के दौरान हम 4 व्यक्ति थे, यानी कि 4 लोगों के लिए हमने ये पैकेज बुक किया था। ये पैकेज आपके लिए सस्ता भी पड़ सकता है, उसके बारे में जानेंगे सर से, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी। इस पैकेज में हमें प्राइवेट कैब मिली थी सभी साइट सीन्स करने के लिए, यानी कि जितने भी स्थान हमने देखे वो सभी प्राइवेट कैब के थ्रू देखे थे। इसमें हमें 3 स्टार होटल की फैसिलिटी मिली जिसमें हमने स्टे किया था और हमें ब्रेकफास्ट और डिनर इसी में इंक्लूडेड मिला था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो पहलगाम के लिए हमने प्राइवेट कैब बुक करी थी यूनियन से, उसका चार्ज हमें अलग से देना पड़ा था 2200 रुपये गाड़ी का। वैसे गाड़ियों के चार्ज अलग अलग रहते हैं, जिस भी तरह की गाड़ी आप चूज़ करते हैं उस तरह का चार्ज आपको पे करना होता है। ये चार्ज हमें पैकेज के अलावा एडिशनल देना पड़ा था। और इस पैकेज की हमारी शुरुआत हुई थी जम्मू से और हमारा ड्रॉप भी होगा जम्मू तक। अगर आप श्रीनगर आते हैं तो रेट्स थोड़ी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अब मैं सर से जानना चाहूँगा कि ये पैकेज सस्ता कैसे पड़ सकता है। ये जो हमारा 15,500 का पैकेज है ये 5 नाइट 6 डे का है। अगर जैसे मिनिमम 4 लोग होने चाहिए इसमें। अगर आप कुछ सस्ते में चाहते हैं तो इसमें थोड़ा 2 स्टार होटल आते हैं तो कम भी हो जाता है रेट। अगर आपको जैसे होटल वही चाहिए तो आप मील नहीं लो, ब्रेकफास्ट डिनर उसमें इंक्लूड ना करो, फिर भी थोड़ा पैकेज की कॉस्ट जो है कम हो जाती है। और अगर ज़्यादा लोग आए तो? ज़्यादा लोग ये देखो 4 और 6 लोग रहेंगे तो ये सेम कॉस्ट आएगा, उसके बाद 7 तक सेम कॉस्ट आएगा। अगर 12 लोग हो जाते हैं, 14 लोग हो जाते हैं या 20 लोग हो जाते हैं तो इसकी कॉस्ट थोड़ा और कम हो जाएगी। जी, इस तरह से किफ़ायती पड़ सकता है। जी कम हो सकता है। और एक चीज़ और है कि इसका सीज़न वाई रेट जो है ऊपर नीचे हो सकता है। अभी जैसे ऑफ सीज़न है तो रेट कम होते हैं, जैसे अभी अप्रैल के बाद पीक्स डेट आ जाती है मई में तो इनके रेट थोड़े हाई जाते हैं। मतलब वो छुट्टियों के टाइम पे क्राउड ज़्यादा होता है तो होटल्स के रेट थोड़े हाई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा पैकेज कॉस्ट जो है वो थोड़ा हाई होती है और हाई हो जाता है। मतलब उस टाइम पे रेट्स ऊपर हो सकते हैं। बिल्कुल, उससे थोड़ा ऊपर हो सकती है। मतलब रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट जो भी आ रहा है, जैसे आप आए तो आपकी डेट क्या है जाने की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उनको रेट दे सकता हूँ। तो अगर वो लेना चाहे तो मैं उनको पैकेज दूँगा। तो अगर आप भी चाहें तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। अभी हमारे साथ विशु सर ही हैं जो कि प्रिया ट्रैवल्स के ओनर हैं और इनके साथ अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से इनके साथ कांटेक्ट करके अपना ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। कश्मीर के अलावा आप और कौन कौन से पैकेजेस? और जैसे हमारा हिमाचल है, कुल्लू, मनाली, शिमला हो गया, डलहौजी, धर्मशाला, अमृतसर है, और यहाँ के कश्मीर तो है ही है। उसके बाद उत्तराखंड भी करते हैं, राजस्थान भी करते हैं, गोवा, केरला, ये सारे पैकेज करते हैं। काफ़ी सारी लोकेशन। हाँ, सारी जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम सब पैकेज देते हैं। ओके जी। तो अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं प्रिया ट्रैवल्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से अपने पैकेजेस बुक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।
और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।